लगभग पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त इस युद्ध की आग में झुलस रहा है। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई इस तबाही से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। भारत में इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से शुरू हुआ यह युद्ध अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 13 दिन तक पहुंच चुका है। अमेरिका इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत सैकड़ों टारगेट्स को तबाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर अब तक 5500 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी बेस, इजराइल के कई ठिकाने काफी ज्यादा नुकसान झेल चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह जंग कब खत्म होगी। मौजूदा स्थिति देखकर फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि यह जल्द होने जा रहा है जब यह जंग थमे। इससे जुड़ी बड़ी खबरें क्या है वो हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि तेल अवीव पर ईरान ने एक बार फिर से जबरदस्त मिसाइल अटैक किया है। ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इजराइल और उसकी वजह से तेल अवीव में जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये 13वें दिन आते आते ईरान ने अपनी ताकत कैसे दिखाई है, ये तस्वीर आपके सामने। ईरानी मिसाइल जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे ये तेल अवीव के आसमान में गरज रही है और बताया जा रहा है कि ये जैसी जमीन पर गिरी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, तबाही मच गई। और इससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कैसे ये जंग भीषण होती जा रही है। हालांकि इस वक्त दुनिया की दरकार यह है कि जंग थमे, क्योंकि कई देश इससे प्रभावित हैं। मिडिल ईस्ट में कई देश इस आग में जल रहे हैं। और जंग के हालातों पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ कमांडर वीके जेटली जुड़ गए रक्षा विशेषज्ञ के रूप में, और मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ गए बतौर रक्षा विशेषज्ञ। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। मैं शुरुआत जेटली सर आप ही से करता हूं। 13वें दिन तक ईरान अपनी मिसाइलों का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, हाल फिलहाल में तो जंग रुकती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन नुकसान कितना होगा और किसका होगा। इजराइल भी हमले कर रहा है जवाबी, अमेरिका भी ताबड़तोड़ ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान डटा हुआ है जंग में। देखिए, ईरान के पास अभी भी लगभग 20% मिसाइल बची हुई हैं, 80% नष्ट हो चुकी हैं, और साथ में अधिकतर उसकी जो मिसाइल बनाने वाली जहां पर व्यवस्था है, जो फैक्ट्रीज हैं उसकी, उनमें से भी अधिकतर नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन ये जो 20% बचा हुआ है, अगर टोटल क्वांटिटी देखी जाए तो ये भी काफ़ी पड़ती है, क्योंकि एक एस्टिमेट था कि इनके पास 5000 के आसपास मिसाइल हैं, तो 20% मीन्स 1000 के आसपास बची होंगी इनके पास। तो ये जो आंकड़े जो भी मैं दे रहा हूँ ये बिल्कुल एकदम सही हो ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनके पास काफ़ी मिसाइलें बची हुई हैं, और खासकर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स विद हैवी वॉरहेड्स ऑफ 1 टन 2 टन वो ज़्यादा बची होंगी, तो जिनका इस्तेमाल अभी इजराइल के ऊपर वो बखूबी कर रहा है और खूब कहर ढा रहा है उसके ऊपर। अनुज माथुर सर, पूरी दुनिया ये चाहती है कि इस वक्त ये जंग रुक जाए। समाओ अमेरिका के इंटेंशंस भी लग रहे हैं कि अब वो जंग से बैक स्टेप करे। हालांकि उसमें अमेरिका का नुकसान उसकी इमेज के रूप में होगा कि उसे काफी ज्यादा पूरी दुनिया में किरकिरी झेलनी पड़ेगी कि भाई आपने तैयारी की नहीं थी, आपकी इतनी कुवत थी नहीं, आप ईरान से लड़ने क्यों चले गए। लेकिन क्या होने जा रहा है, 13वें दिन तक तो जंग आ गई है, और कितने दिन तक ऐसे ही पूरी दुनिया इस जंग को देखने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जंग मुझे कुछ और समय चलते हुए नजर आ रही है। उसकी वजह बिल्कुल साफ बता देता हूं कि जो 3 कंडीशंस ब्रजेश किरण ने लगाई हैं कि उनको पूरा किया जाए, तब हम बातचीत कर सकते हैं जंग रोकने के लिए। और क्योंकि क्या होता है कि जो डिजायर्ड एंड स्टेट होती है, अगर वो एकदम से एक्सट्रीम है और इस प्रकार की डिजायर्ड एंड स्टेट आप दूसरे के सामने रख देंगे कि उसको पूरा करना संभव नहीं है। ये जो तीनों कंडीशंस हैं, अमेरिका इस बात को अमेरिका के लिए मानना संभव नहीं है। उसी प्रकार से जो अमेरिका चाह रहा है, जो नोशन ऑफ विक्ट्री है अमेरिका का, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में है। और जिस प्रकार से ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम पूरे जीत चुके हैं, ये चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी कोई ऑफ रैंप ढूंढ रहे हैं। और मेरा मानना है कि जब तक ये कंडीशंस बनी रहेंगी, देखिए उन्होंने कहा कि हम लगभग जीत चुके हैं, उसके तुरंत बाद उन्होंने 2 अमेरिकन टैंकर्स को गल्फ में डिस्ट्रॉय कर दिया, उनमें आग लगा दी। तो इसका अर्थ यह है कि ईरान के पास अभी भी रेजिडुअल कॉम्बैट पावर मौजूद है। सर, ईरान तो अपनी तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि वो सालों की जंग के लिए तैयार है। तो सालों की जंग के लिए तैयार होने का मतलब अच्छे एम्यूनिशंस और हथियार उसके पास होना, और हो सकता है कि बैक सपोर्ट ईरान को रशिया और चाइना कर रहे हो, जिसके कई बार सबूत मिल चुके हैं। सर, मैं आपका रुख करूं, संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। IRGC का इराक की राजधानी बगदाद पर बड़ा हमला सामने आया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया गया।
इसके साथ ही ईरान ने अमेरिकन विक्टोरिया बेस और इरबिल बेस पर भी हमले किए हैं। इराक में जो अमेरिकी बेसेस हैं वो लगातार निशाने पर हैं। अब देखिए ये घटनाक्रम क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान माफी मांगता है गल्फ कंट्रीज से, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी इंटेंशंस को एकदम क्लियर रखता है कि हम अमेरिकी बेसेस को नहीं छोड़ेंगे। और दूसरे लफ्जों में मैं आपको समझाऊं तो सीधे तौर पर ईरान बताना चाहता है कि अमेरिका का जहां से भी ताल्लुकात है, जिस भी तरीके से जवाब दिया जा सकता है, ईरान वो जवाब देगा। और इस वक्त ये आप होता हुआ देख रहे हैं जब इराक के अमेरिकी बेसेस को निशाना बनाया गया है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए विदेश मामलों के जानकार। सर, गल्फ कंट्रीज में भी हमले कर रहा है ईरान। हमने इससे पहले तस्वीर दिखाई, तेल अवीव में भी ईरान की रॉकेट गिरी और उससे जबरदस्त तबाही मची है। ईरान ये जानता है कि इस वक्त जिस तरह से हालात बन रहे, पूरी दुनिया एक प्रेशर में है कि ये जंग रुके, और इसीलिए उसने हमले और तेज करके बता दिए हैं कि उसके इंटेंशन क्या है। क्या आपको 13वें दिन के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान किसी भी तरीके से बैकफुट पर हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम तो तकरीबन ये जंग जीत चुके हैं? देखिए, वर्तमान समय में ईरान की तरफ से जो अभी शर्तों को रखने की जो बात कही है, वो इस बात को दर्शाता है कि ईरान भी इस पूरे विषय को लेकर के कोई न कोई डायलॉग और नेगोशिएशंस ओपन करना चाहता है। इसके संकेत अवश्य हैं। भले से ये शर्तें अमेरिका और इजराइल के लिए मानना संभव ना हो, लेकिन इस शर्तों को रखना वो इस बात का संकेत है कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ उन्हें आना ही होगा, और उसके जो ऑप्शंस उन्हें ओपन करने ही होंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान के द्वारा ये जो रिटेलिएशन किया जा रहा है वो एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जहां कहीं भी जो ऑयल का जो संकट पैदा हुआ है, एनर्जी क्राइसिस जो पैदा हुई है, उसकी वजह से अमेरिका और इजराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दबाव बनाए कि अमेरिका ईरान को कुछ राहत दे। ये दबाव बनाने की रणनीति के तहत है। लेकिन जो ईरान की जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है, विशेष रूप से जो IRGC है, वो अपने इस मोमेंटम को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रख पाएगी। ये बात भी स्पष्ट है। उनको संभव है कि एक नई रणनीति के तहत वो रुक करके भी हमले कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंटेंसिटी है उसको उसका जो मोमेंटम है वो जरूर कम होते हुए देखता हूँ। और ईरान को भी अल्टीमेटली इस्लामिक रिजीम को नेगोशिएटिंग टेबल पर आना ही होगा। लेकिन उसके लिए भी देखिए, उन्होंने शर्तें तो रख दी, लेकिन ईरान के अपनी जो रिजीम है उसको भी कुछ शर्तें माननी होंगी। जो बातें पहले ईरान के साथ अमेरिका की जो इनडायरेक्ट ओमान की मध्यस्थता से चल रही थी, उसमें चाहे वो टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने का विषय हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स का आप देख ही रहे हैं किस तरीके का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिससे कि इजराइल हमेशा असुरक्षित रहता था, और उसका जो न्यूक्लियर एम्बिशन है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 28 फरवरी के बाद इस्लामिक रिजीम के लिए जो दुनिया है वो बहुत बदल गई है। और इस्लामिक रिजीम को यदि भविष्य में अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना है और किसी तरीके से बड़े हमले से बचना है, तो उसे अपने इजराइल के प्रति जो सोच है उसके अंदर भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। अभी की जंग के बीच में वो जो नेगोशिएशन वाली पावर है उसमें तो दोनों देश जो है वो स्टेप बैक करते हुए नहीं दिख रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ईरान हो। सर, इस पर बात करें। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इराक के कौसर पोर्ट पर बड़े हमले की तस्वीर सामने आई है। ईरान ने 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है, और जैसा कि संजीव जी भी जिक्र कर रहे थे, हमने भी पहले जिक्र किया कि ईरान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि दबाव बना रहे पूरी दुनिया पर, ये ऑयल सप्लाई बाधित रहे, ये गैस की सप्लाई बाधित रहे, दुनिया इस जंग की मार को झेले, और उसके बाद सब इस बात पर मजबूर हों कि वॉर रुके। ये ईरान की स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कौसर पोर्ट की तस्वीरें, जहां पर बड़ा हमला किया गया, 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है। बसरा पोर्ट पर इराक ने तेल टर्मिनल को बंद कर दिया, और बताया जा रहा है कि इसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने युद्ध रोकने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। शर्त नंबर 1, ईरान के वैध अधिकारों को स्वीकार किया जाए। शर्त नंबर 2, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। शर्त नंबर 3, भविष्य में कभी हमला ना करने की गारंटी। ये 3 शर्तों के साथ इस वक्त ईरान नेगोशिएशन के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह कि क्या इसके लिए अमेरिका और इजराइल तैयार होंगे, और सवाल यह भी है कि क्या न्यूक्लियर को लेकर जो अमेरिका प्रतिबंध चाहता था उन प्रतिबंधों को मान जाएगा, अपने यूरेनियम संवर्धन को रोक देगा ईरान। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ईरान की तरफ से नेगोशिएशन के लिए 3 शर्तें रखी गई हैं। इन सब के बीच एक संभावना यह भी है कि युद्ध जल्द रुक जाए। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईरान से लड़ाई अमेरिका को महंगी पड़ रही है। मैं आपको कुछ जानकारियां देता हूं कि ईरान को कैसे
ये लड़ाई जो है, ईरान से लड़ाई जो है, वो अमेरिका को कैसे महंगी पड़ रही है। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट से अमेरिका में खलबली मच गई है, ये बड़ी बात सामने आई है। 6 दिन के युद्ध में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है, ये पेंटागन की रिपोर्ट कहती है। $11.3 बिलियन से ज्यादा का झटका अमेरिका को लग चुका है। और उससे बड़ी बात ये, पॉलिटिकली क्वेश्चन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वहां की जनता क्वेश्चन कर रही है इस जंग को लेकर। बंद कमरे में एक ब्रीफिंग के दौरान पेंटागन ने यह जानकारी दी है कि काफी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है इस जंग में। जेटली सर, जिस तरह से यह रिपोर्ट आ रही है, पेंटागन की यह रिपोर्ट, दूसरी तरफ ईरान जिस तरह से नेगोशिएशन के लिए 3 शर्तों को रख रहा है, क्या यह जंग रुकने के आसार यहां से नजर आ रहे हैं? अगर इन शर्तों को देखा जाए और यूएस की अंदरूनी हालत को देखा जाए, इन दोनों को देखते हुए ईरान की शर्तों को तो मंजूर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जंग जो है एक सीज फायर के मुकाम पर आ सकती है अगले कुछ दिनों में। कारण उसका आपने बता दिया, जैसा कि 11 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर्स का नुकसान अमेरिका ऑलरेडी झेल चुका है। एक 136 शायद 136 ड्रोन को मारने के लिए जिसकी कीमत केवल $20,000 है, उनको उसके लिए $4 लाख खर्च करने पड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। कहने का मतलब यह है कि 100 गुना ज्यादा महंगा और उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है अमेरिका को। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो अमेरिका और इजराइल दोनों को फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इजराइल पर जिस प्रकार से मिसाइलों की बौछार हो रही है, लगता है कि चाहे उनका थर्ड सिस्टम हो, चाहे वो डेविड स्लिंग हो या एरो हो, वो भी कुछ हद तक फेल होते नजर आ रहे हैं। उनके एयर डिफेंस सिस्टम भी वो इतने एक्यूरेट नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। तो इस प्रकार से मुझे लगता है मतलब नुकसान दोनों पक्ष अपना देख रहे हैं, और उसमें ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ रहा है या इजराइल को उठाना पड़ रहा है, और इसलिए वहां उस स्तर पर घुटने पर आते हुए ये दोनों देश देख रहे हैं। इस पर और बात हो, एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं। दुबई के रिहायशी इलाके पर एक बार फिर से ईरानी हमला सामने आया है। क्रिक हार्बर इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है, रिहायशी इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया। मतलब पड़ोसी देशों पर ईरान का हमला लगातार जारी है, गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। ये दुबई के रिहायशी इमारत पर जो अटैक हुआ है, क्योंकि अब तक जो हमले हुए उस पर ईरान का तर्क ये था कि उन्होंने जो अमेरिकी बेसेस है उन्हें निशाना बनाया। अब सवाल ये कि ये क्या अमेरिका से संबंधित किसी व्यक्ति का फ्लैट था, बिल्डिंग अमेरिका से संबंधित थी, ये बड़ा सवाल। इन सबके बीच में तेहरान का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तेहरान क्या कह रहा है, यानी कि ईरान की मौजूदा सरकार या मौजूदा रिजीम क्या कह रही है, मैं आपको बताता हूं। वो कह रहे तगड़ा सबक सिखाएंगे, अमेरिका इजराइल के पीछे हटने तक हमले जारी रहेंगे, ये ईरान की ललकार है। 38वें मिसाइल अटैक के बाद ईरान ने ये बड़ी बातें कही हैं, मतलब 38वां फेज था हमले का और उसके बाद ये बड़ी बातें कही गई हैं। कुवैत में यूएस के 2 हेलीकॉप्टर्स पर हमला किया गया है और ये नए और ताजा हमले हैं। कुवैत में हमले से 100 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है ईरान की, जहां पर भी अमेरिकी बेस होंगे वहां पर हमला किया जाएगा। सलमान पोर्ट पर यूएस के 5वें नेवल बेस पर अटैक किया गया है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ये ईरान कह रहा है, और ईरान की मंशा बिल्कुल क्लियर है। हालांकि वो 3 शर्तें भी सामने रख रहा है, और वो 3 शर्तें जब सामने रख रहा है तो उसमें क्या अमेरिका झुकेगा, क्या अमेरिका अपनी उस छवि को जिसमें वो अपने आप को दादा बताता है उससे साइड करके अपने हो रहे नुकसानों को आंकते हुए क्या इस जंग में पीछे हटेगा, क्योंकि ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। बहुत जल्दी से माथुर सर, आप कैसे देख रहे हैं 3 शर्तें और उसके साथ साथ अमेरिका को सीधी ललकार ईरान की? बिल्कुल अनुराग, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था। देखिए अमेरिका क्या करेगा थोड़े दिनों बाद, या एक प्रकार का एक नोशन ऑफ विक्ट्री क्रिएट करेगा, और वो ये बताएगा कुछ समय पश्चात कि भाई हमने जीत हासिल कर ली है, और उस जीत हासिल करने की एक डेफिनेशन बता देगा। हालांकि मेरी समझ से अमेरिका ने सिवाय मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज करने के ईरान में, जो कि काफी हद तक हुआ है, उन्होंने अपने कोई भी उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं इस युद्ध के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी देखिए अभी ईरान ने क्या एक मैसेजिंग किया है। उन्होंने ये मैसेजिंग करी है कि हमारे पास डीपली एंट्रेंच्ड और टारगेट नहीं कर पाने वाले ऐसे जगह हैं जहां से कि हम डायरेक्ट स्ट्राइक कर सकते हैं, समुद्र में, गल्फ ऑफ हॉर्मुज में और इजराइल के ऊपर। तो इसका ये मुझे लगता है असर ये होने वाला है कि वो एक ऑफ रैंप ढूंढेंगे जिसमें वो एक विक्ट्री अपनी दिखाएंगे और इससे निकल करके बाहर चले जाएंगे। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इजराइल। उस स्तर पर सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप तो रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बात कह रहे थे,
बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल परफेक्ट। वही मैंने कहा कि कोई न रिजीम चेंज, न खामने एक बना गया, दूसरा खामने वो बन गया, न न्यूक्लियर का कुछ हुआ, न प्रॉक्सीज का कुछ हुआ, न मिसाइल पावर का कुछ हुआ, न ड्रोन्स का कुछ हुआ। तो ये जो उनके उद्देश्य थे, इन्होंने चोट तो पहुंचाई पूरी है। तरह से आउट ऑफ लीग हो चुका है इस जंग में अमेरिका। मैं ये सवाल संजीव जी आपसे पूछूं, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी है। सेंट्रल लेबनान में हमले से 7 मौतें हुई हैं, 21 लोग घायल हो गए। अस्थायी घर में रहने वाले लोगों की मौत हुई है। अब ये लेबनान का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि हमले बिना किसी वार्निंग या चेतावनी के हुए हैं। दूसरी तरफ लेबनान में हमले करने को लेकर इजराइल क्लियर कह रहा है कि हम जो हमले कर रहे हैं वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कर रहे हैं। लेकिन कैसे वहां पर मौतें हो रही हैं, कैसे अफरा तफरी मची हुई है, ये उसकी बड़ी तस्वीर। ये हम आपको लेबनान की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बेरूत में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के चलते 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर लेबनान की राजधानी पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल ने बेरूत पर मिसाइलें दाग दी हैं। ये देखिए, इससे पहले 7 लोगों के मारे जाने की खबर हमने आपको बताई थी, लेकिन उतने तक सीमित नहीं है इजराइल। उसके बाद वो कैसे हमले कर रहा है, ये इसकी तस्वीर आपके सामने। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमलों से ओमान में जबरदस्त तबाही। ओमान के सालालाह पोर्ट पर तेल स्टोरेज में आग लग गई। पोर्ट पर आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं टीमें, क्योंकि यहां पर अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ थे। आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। ये हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं और इन हमलों के बीच में स्ट्रेटेजीज पर बात करना जरूरी है। संजीव सर, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ईरान तो अपना मंतव्य एकदम क्लियर कर चुका है, उसका माइंडसेट एकदम क्लियर है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है खामेनेई के मरने के बाद तो वो क्लियर कर चुका है कि हम तो मारेंगे। क्या करने वाले हैं अमेरिका के लोग, या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप या इजराइल के लोग? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इस तरीके का जो तनाव है, इस तरीके का जो लगातार इंटरवल्स जरूर हो सकते हैं, कुछ सीज फायर की स्थिति जरूर बन सकती है, लेकिन ये जो तनाव है वो लंबे समय तक व्याप्त रहेगा। और ये जो तनाव है उसकी जो इसकी जो इंटेंसिटी जरूर उसमें जो कमी आ सकती है, कभी बढ़ भी सकता है, लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है वो एक प्रोलॉन्ग सिचुएशन में होते हुए देखता हूं। सर, क्या अमेरिका पिछड़ गया है? मैं कह रहा हूं कि हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, क्योंकि हम इससे ज्यादा चीजों को रिलेट कर पाएंगे कि क्या अमेरिका इस जंग में पिछड़ चुका है? क्या अमेरिका इस वक्त घुटनों पर दिख रहा है जो हालात बन रहे? क्योंकि किसने सोचा था कि ईरान इस तरह से ललकारेगा कि भाई हम तो मारेंगे घुस के? नहीं, देखिए, अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है वो बहुत ही बड़ी है, विशाल है। अमेरिका बैटल्स हमेशा अमेरिका जीतता रहा है। ये जरूर है कि अमेरिका समय से मात खा जाता है। ये जो पेशेंस दिखाया जाता है, इंसर्जेंसी इत्यादि की जो सिचुएशन बनती है, उससे अमेरिका जरूर उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे इराक में आपने देखा, जैसा कि आपने अफगानिस्तान में देखा, उसी तरीके की एक लॉन्ग ड्रॉन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें अमेरिका जरूर मात खाता है। इसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपने वॉर की स्ट्रेटेजीज में बहुत सारी कमियां छोड़ी, आकलन में कमियां छोड़ी। उसको पता ही नहीं होगा कि ईरान ये कर सकता है, और शायद इसीलिए वो बार बार कह रहा है हम जीत गए, लेकिन जीतने जैसा कुछ नजर नहीं आता। आप तीनों बने रहिए, लेकिन अब आगे दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं एलपीजी के लिए जंग। जंग से दुनिया भर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका, इजराइल लगातार ईरान के शहरों को निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान दोनों देशों पर पलटवार करने के लिए खाड़ी देशों का इस्तेमाल कर रहा है, जहां से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का क्रूड ऑयल स्टोरेज और शिप जिस पर हमला किया गया है, बहरीन, इराक और शिप को निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन में ईरान का फ्यूल टैंक जिस पर हमला किया गया, ओमान में ऑयल स्टोरेज को निशाना बनाया गया है, स्ट्रेट हॉर्मुज में भारत आ रहे शिप को उड़ा दिया गया। ये बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। ईरानी हमलों से जहां एक तरफ तमाम खाड़ी देशों ने अपने ठिकाने बंद कर दिए हैं, वहीं कई एयरपोर्ट्स पूरी तरह से बंद हैं। बारी बंदरगाहों की हैं जिन्हें ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है।
ईरान की इस कार्रवाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। 5 तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे ईरान खाड़ी देशों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। बहरीन के मुहर्रक प्रांत में ऑयल प्लांट को ईरान ने निशाना बनाया। हमले में फ्यूल टैंक उड़ा दिए गए। ओमान के सालालाह बंदरगाह पर फ्यूल स्टोरेज पर हमला किया गया। हमले में तेल टैंकर्स में आग लग गई। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने बंदरगाह और ईंधन टैंकों पर हो रहे हमलों की निंदा की है। इसे वैश्विक व्यापार के लिए खतरनाक बताया। मतलब हमले कैसे हो रहे हैं, ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार ये 5 तस्वीरें आपके सामने दर्शकों, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग हमले किए गए। बहरीन में हमले किए गए, मुहर्रक में बताया जा रहा है कि पोर्ट पर हमले किए गए हैं। इसी तरह से ओमान में हमला किया गया। बसरा बंदरगाह निशाने पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद करने के बाद पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की गई। यहां पर भी कार्गो शिप पर बड़ा हमला किया गया। 2 ऑयल टैंकर्स यहां पर भी तबाह हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी एशिया में जंग का क्रूड ऑयल पर असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ईरान के हमलों से कीमतों में उछाल है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ चुकी है। क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी है। जहाजों पर हो रहे हमले से सप्लायर की टेंशन बढ़ गई है और सप्लायर की टेंशन बढ़ी मतलब तमाम देशों की मुश्किलें बढ़ गई। अब इसे समझिए दर्शकों कि ऐसा ईरान क्यों कर रहा है। ईरान एक तरफ तो अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है ताकि उसके सैन्य पावर पर हमला कर सके। दूसरी तरफ पोर्ट पर जो वो हमले कर रहा है, ये बहुत स्ट्रेटेजी के साथ हमले किए जा रहे हैं। ये हमले स्ट्रेटेजी के साथ इसलिए हो रहे हैं ताकि पूरी दुनिया पर असर पड़े। ये जो ऑयल सप्लाई है वो रुके, पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो और लोग अमेरिका से क्वेश्चन करें, क्योंकि हमें ईरान बात करेगा अपनी संप्रभुता की, ईरान अपनी सोवरेनिटी की बात करेगा। वो कहेगा कि भाई हम पर हमला हुआ था तो हम क्या करते। तो ऐसे में बहुत स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है ईरान और उस स्ट्रेटेजी का असर दिखने लगा है। आप भारत से रिलेट करके देखिए, चूंकि कतर पर उसने हमले किए तो कतर ने अपनी जो एक्सपोर्ट्स थी उनको रोक दिया। वहां से सबसे ज्यादा गैस सप्लाई होता है और ऐसे में आप देखिए कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों की लंबी कतारें अभी से लगना शुरू हो गई हैं। ऐसे ही हालात बनाने की कोशिश क्रूड ऑयल को लेकर की जा रही है ताकि इसकी किल्लत हो और ईरान की अहमियत दुनिया को समझ में आए और फिर दबाव जो है वो अमेरिका पर बनाया जा सके। ये सारी स्ट्रेटेजी है ईरान की। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे ईरान के हमलों का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी है कीमत। लगातार दूसरे सत्र में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ईरान के हमलों के चलते तेल सप्लाई पर रोक देखी जा रही है। हमलों से बचने के लिए कई देशों ने तेल के स्टोरेज को ढक दिया है। इराक ने अपने तेल टर्मिनल्स पर रोक लगा दी है। मध्य पूर्व एशिया में तेल आपूर्ति संकट इससे बढ़ेगा, इसके आकलन कई लोग कर रहे हैं। स्ट्रेट हॉर्मुज को ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ईरानी तट पर कई कमर्शियल शिप पर हमले की खबर है। जंग के चलते ऑयल प्रोडक्शन में कमी से सप्लाई घट गई है। ये सारी चीजें निकलकर पूरी दुनिया में सामने आ रही हैं और इससे समझा जा सकता है कि कैसे ईरान बहुत स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और शायद उसने घेराबंदी तकरीबन अमेरिका की कर भी दी है। इन सबके बीच भारत के लिए राहत की खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की है। बातचीत के बाद भारतीय जहाज के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला गया है। भारत के 2 जहाजों के लिए ईरान ने रास्ता खोल दिया है। अब्बास अरागची ने फोन पर बात के बाद ये बड़ा फैसला लिया। हालांकि 2 जहाज क्या काफी होंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि यहां से कई जहाज गुजरते हैं भारत के जो तेल लेकर आते हैं। लेकिन 2 जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला गया है। क्या ये बातचीत का ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है? क्या भारत के लिए रास्ते आसान होते हुए दिख रहे हैं? हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए। मैं बहुत जल्दी से संजीव जी आपके पास आता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अब्बास अरागची से बातचीत और उसके बाद 2 जो तेल टैंक से उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी गई। भारत के लिए राहत की खबर है, कोई अच्छे इंडिकेशन यहां से? निस्संदेह ये भारत के लिए राहत की खबर है और ईरान के साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, हमारे जो संबंध हैं, बड़े अच्छे रहे हैं। चाबहार का पोर्ट वहाँ विकसित कर रहे थे और हर तरीके से ईरान की सरकार के साथ हमारी जो सरकार है संपर्क में रही है। और हमारे जो विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने, जैसा कि आप भी, उन्होंने अब्बास अरागची से, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत भी की है। जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से यहाँ नई दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी। तो ये स्पष्ट है कि ईरान और भारत के संबंध
लगातार मजबूत बने हुए हैं और ईरान हर संभव जो मदद है वो भारत के जो भी ऐसी आवश्यकताएं होंगी, जो भी ऐसे कंटिजेंसी के जो मेजर्स होंगे उसको करने में देगा। और ये मैं स्पष्ट रूप से ये भी देखता हूं, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने राज्यसभा में दिए गए अपने बयान में बताया भी था कि जो भी मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों के साथ हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है, उसमें सभी ने इस बात का एश्योरेंस दिया है कि वो भारत को हर तरीके से, चाहे वो इवैक्यूएशन हो, और सर जानकारी ये है कि क्रूड ऑयल के लिए स्पेशली भारत ने कई देशों से संपर्क किया है जहां से इंपोर्ट हो सकता है और भारत के लिए सहूलियत हो सकती है। हाँ, दाम बढ़ सकते हैं, इस बात की आशंका पहले से ही जाहिर की जा रही है। अमित कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, अब्बास अरागची और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत हुई और उसके बाद खबर यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के 2 जहाजों को गुजरने की इजाजत दी गई है। यह संख्या बढ़ भी सकती है आगे। भारत के लिए कूटनीतिक लिहाज से देखें तो यह बहुत बड़ा और राहत भरा कदम है। जी देखिए, मुझे लगता है इसको इस तरह से ये पॉजिटिव नोट पे देखना चाहिए कि जो लगातार 11 दिन हो गए हैं वॉर के और जहां पर शुरू में ये कहा गया था कि चाइना के अलावा किसी भी शिप को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे में भारत के 2 शिप पुष्पक और परिबल, इन दोनों जो इंडियन फ्लैग जो शिप है उनको छोड़ दिया गया है, वो वहां से आगे निकल चुके हैं। और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ट्यूसडे इवनिंग को हुआ था, लेट इवनिंग, जब दोनों विदेश मंत्रियों की बात हुई थी और भारत इसको लेकर लगातार टच में था। जब पहले सीसीएस की बैठक 1 मार्च को हुई थी, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि हमको इस पर फोकस करना है कि इस वॉर का जो इम्पैक्ट है वो भारत पर ना पड़े, और जो एनर्जी सेक्टर है उसको लेकर हमने अलग अलग देशों से बातचीत की। और सबसे बड़ी बात कि ट्यूसडे को जो बात हुई वो एक पॉजिटिव है, और मुझे लगता है भविष्य में जब 2 शिप्स को छोड़ा गया है तो इंडियन फ्लैग और भी जो शिप्स होंगे उनको भी छोड़ने को लेकर एक सहमति बनेगी, और मुझे लगता है आगे आने समय में दिखेगा। इसके अलावा जो भारत में किसी तरह की संकट ना हो तो उसको लेकर जो रूस के विदेश मंत्री हैं उनसे भी बुधवार को बात की गई थी, यानी कल जयशंकर ने बात किया था कि जो ऑयल की जो सप्लाई है उसको कैसे इंक्रीज और किया जाए। तो इन तमाम विदेश मंत्री जो काउंटर पार्ट है उससे जयशंकर बात कर रहे हैं, ताकि जो एक संकट तो अभी है नहीं, लेकिन अगर भविष्य में इस तरह की सिचुएशन पैदा हो तो उसको लेकर भारत कैसे तैयार हो और सप्लाई चेन किसी तरह से हमेशा भारत ने कूटनीतिक तरीके से इस तरह के संकट पर अपना स्टेप लिया है और इस बार भी भारत उस तरह से उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था कि संकट के हालात दिख रहे थे तो आप कर क्या रहे थे। लेकिन अमित, एक बार जरा फिर से बताइए उन दोनों जहाजों का नाम जो यहां से गुजरने की इजाजत ईरान की ओर से दी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये पुष्पक और परिबल, ये 2 हैं जो कि सुरक्षित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत की तरफ रवाना हो चुके हैं। जो रास्ते सबके लिए, स्पेशली आप देखिए यूरोप, अमेरिका, तमाम देशों के लिए बंद पड़े हैं, उस जगह से ये सब ये कह रहा था कि कूटनीतिक रूप से भारत गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन भारत ने ये शुरू से तय रखा है कि वो न्यूट्रल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो शांति के पक्षधर है और इस वॉर के शुरू में कहा था कि दोनों देशों को संयम बरतने की जरूरत है और दोनों से दोस्ती जो अपने रिश्ते हैं उसको लेकर चला है भारत ने, और उसी का नतीजा है कि भारत की कूटनीतिक सफलता, इसको मुझे लगता है कि ये भारत की विदेश नीति का आपने जैसा कि कहा कि ये कूटनीतिक सफलता है अमित, इससे क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि हमने ईरान से संबंध बुरे कर लिए हैं अमेरिका की तरफ बैंड होते हुए, वहां पर कम से कम एक जवाब विपक्ष के लिए कि भाई ईरान से हमारा वो डिप्लोमेटिक संबंध जो है वो लगातार जारी, जब ऐसे तनाव भरे हालात में भी ईरान भारत को अलाउ कर रहा है कि उसके 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज जो है वो गुजरेंगे।